अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 होमवर्क दिया था। यस सर। तो वो किया भी होगा। उसमें बैड डेट्स में एक मसला ये हो सकता है सर जी सारा सवाल ही नहीं समझ कि बैड डेट्स में 20,000 को आप नहीं 30,000 आप एक में इसको एक्सपेंस दिखा के दूसरे में जीरो कर दें या दूसरे में बचत दिखा के पहले में जीरो कर दें। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। वर्किंग कैपिटल की फिगर्स कैलकुलेट करने में कोई परेशानी एतराज है तो बताएं। नहीं। स्प्रिंग 22 खोलें सवाल। स्प्रिंग 22 ये एमएफए में ना 2 ही दफा आया अब तक और पिछले 1.5 साल से नहीं आया है, यानी 2024 में नहीं आया, एमसीक्यूज की हद तक ही आया, तो हो सकता है कि फिर ये आ जाए। स्प्रिंग 22 खोलें। आसान सा सवाल है, मिल मिला के कर लेते हैं। स्प्रिंग 22 वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में स्प्रिंग 22 डीएल है जी, पेज नंबर 274 पढ़ लीजिए, करते हैं मिल मिला के। कल क्या था कल? हाँ जी, पढ़ लिया तो बात करूं। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी एक गुजरे हुए साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में थे ना, ये पहले टेबल की इंफॉर्मेशन है और मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये जो अभी इस वक्त हमारा वर्किंग कैपिटल है स्प्रिंग 22, अभी इस वक्त करंट वर्किंग कैपिटल कितना है? ये दिया हुआ सवाल में, वैसे आपको पूछ रहा हूं मैं, यानी ये फिगर्स गिवन है, सवाल वाली फिगर ही लिख रहा हूं। क्या क्या है? इन्वेंट्री 6,000, डेटर्स 7,500, क्रेडिटर्स 3,800, 9,700। इस वक्त वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है और मैनेजमेंट ने इसके लिए 10 मिलियन का ओवरड्राफ्ट अरेंज किया हुआ है। अगले साल में मैनेजमेंट को लगता है कि सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, डेटर क्रेडिटर चेंज होंगे, तो अगले साल में 10 मिलियन से काम नहीं चलेगा। ये सीएफओ उसने मशवरा ये दिया है कि आपको ना इंडस्ट्री को देख के थोड़ी शर्म करनी चाहिए और इंडस्ट्री में बाकी लोगों ने जो इन्वेंट्री पीरियड और डेटर पीरियड रखे हुए आप भी वही फॉलो करेंगे तो 10 मिलियन में काम चलेगा। सवाल की अंग्रेजी पढ़ के ये जो मैंने बात कही ये नहीं समझ आई तो बताएं। सीएफओ साहब ने अगले साल के बारे में कहा है कि अगले साल चूंकि चेंजेस की उम्मीद है तो 10 मिलियन में काम नहीं चल सकेगा। अगर 10 मिलियन में काम चलाना हुआ तो इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड चेंज करने पड़ेंगे। तो पहली बात, पार्ट ए पूछा है कि जो अगले साल का कैश ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैलकुलेट कर दें। कैसे? अगले साल की इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड निकालना पड़ेगा अगले साल का। ये तो है गुजरा हुआ साल। नेक्स्ट ईयर का पार्ट ए, हमें नेक्स्ट ईयर की ये तीनों फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो फार्मूले डेटर पीरियड में क्या चाहिए होता है? डेटर्स और सेल्स। इन्वेंट्री पीरियड में कॉस्ट ऑफ सेल्स और इन्वेंट्री। क्रेडिटर पीरियड में परचेजेस, और अगर परचेजेस नहीं मिल पा रही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगले साल की चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर अगले साल की सेल्स कितनी होंगी? LY इंटू 1.25,
62500। अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 250। ये पिछली फिगर्स गिवन थी, उन्हीं पे हम लोग इंक्रीज डिक्रीज लगा रहे हैं। अगले साल की इन्वेंट्री कितनी होगी? अगले साल के डेटर्स कितने होंगे? 9000। और अगले साल के क्रेडिटर्स कितने होंगे? 1.4180। करें कैश ऑपरेटिंग साइकिल, करें कैलकुलेट। पार्ट ए, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करें। इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड। सही है। आदि ठीक है। कैश साइकिल के लिए डेज, इन्वेंट्री 7800 डिवाइडेड बाय 40250 इंटू 365। 71। अच्छा, पॉइंट्स में बिल्कुल आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर पॉइंट्स में लिखें तो। डेटर 9000 डिवाइडेड बाय 62500 इंटू 365। 53। इसी के नीचे चल रहा हूँ। क्रेडिटर्स 4180। परचेजेस के लिए नहीं है डाटा, तो 40250 इंटू 365 38 86। हाँ जी, पार्ट ए में कोई इतराज? पार्ट बी, वैलिडेट सीएफओज व्यू। यानी सीएफओ साहब जो कह रहे हैं, आपने उनको सच्चा साबित करना है या गलत साबित करना है। किस बात में? सीएफओ साहब ने कहा था कि अगर इंडस्ट्री एवरेजेस को फॉलो कर लोगे तो सुकून में रहोगे, नहीं तो फिर 10 मिलियन से काम नहीं चलेगा। अब हमने सीएफओ साहब की बात को देखना है सच्ची है कि नहीं। कैसे देखना है? वर्किंग कैपिटल नया बैलेंस निकाल के देख लेते हैं। इफ इंडस्ट्री एवरेजेस को फॉलो ना करें और अगर फॉलो करें, किसकी बेस पे? नहीं, कैश साइकिल तो डेज है ना। हमें ये कैसे पता कि 10 मिलियन रुपए के अंदर काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो तो रुपए निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग इंडस्ट्री एवरेजेस फॉलो ना करें तो अगले साल का वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट बी, वर्किंग कैपिटल इग्नोरिंग इंडस्ट्री एवरेजेस। इन्वेंट्री ये नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7800, डेटर्स 9000 और क्रेडिटर्स 4180। 126
तो सीएफओ साहब सही कह रहे हैं, 10 मिलियन से तो काम नहीं चलेगा। वर्किंग कैपिटल 12 पे चला गया, तो ये तो सीएफओ साहब ने सही कहा है। इंडस्ट्री वाली बात सही कही है कि नहीं कही है, चेक करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री एवरेज को फॉलो कर लें, अच्छा इंडस्ट्री एवरेज किस चीज की है, क्या है, डेज ना, तो अगर हम वो डेज फॉलो कर लें, यानी डेटर डेज उतने ही रख लें, इन्वेंटरी डेज उतने ही रख लें, तो किस पे फर्क पड़ेगा, ये बैलेंसेस पे फर्क पड़ेगा। सेल कॉस्ट ऑफ सेल तो हमारे बिजनेस के हिसाब से इन पे फर्क पड़ जाएगा, यानी हमें रिवाइज डेटर इन्वेंटरी क्रेडिटर निकालने पड़ेंगे। तो रिवाइज के लिए अब हमें इन्वेंटरी निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल और रिवाइज पीरियड यूज करके, यानी 40250 50/365 जी 515514। ये रिवाइज बैलेंस से समझ आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब हमें रिवाइज वर्किंग कैपिटल निकालना है, ये चेक करने के लिए कि ओवरड्राफ्ट काफी होगा कि नहीं। तो डेटर्स के लिए सेल्स और इंडस्ट्री के मुताबिक डेटर कितने दिन में पैसे दे देने चाहिए, 457705, और क्रेडिटर्स को इंडस्ट्री वाले कितने दिन तरसाते हैं, 30, तो 40250 इंटू 30 3308 9911। तो सीएफओ साहब सही कह रहे हैं, अगर इंडस्ट्री एवरेज फॉलो किया तो हम 10 मिलियन के अंदर अंदर रह जाएंगे। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि सीएफओ साहब सही कह रहे हैं। सीएफओ साहब का कमेंट करेक्ट है। हाँ जी, पार्ट बी। पार्ट बी में कोई अंग्रेजी रिक्वायरमेंट में कोई एतराज? पार्ट सी, ये जो पार्ट सी है ना, ये कॉन्सेप्चुअली ही आंसर है। लिस्ट डाउन एनी 2 एक्शंस दैट मैनेजमेंट मे टेक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ इट्स कैश ऑपरेटिंग साइकिल, फुल स्टॉप। कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कम करना है तो या तो इनको कम करना होगा या इसको बढ़ाना होगा। तो इन्वेंट्री पीरियड को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एफिशिएंट किया जा सकता है लीड टाइम कम करके। डिस्काउंट ऑफर्स, असल में सेल्स का ज्यादा ताल्लुक होता है डेटर्स के साथ, लेकिन खैर हम लोग कैश सेल्स डिस्काउंट पे ऑफर कर सकते हैं, तो उससे फिर इन्वेंट्री जल्दी बिक जाया करेगी, ये भी एक्शन हो सकता है। डेटर्स कम करने का है, अच्छी क्वालिटी नहीं देखें, जब हम कहते हैं ना इन्वेंट्री मैनेज वर्किंग कैपिटल, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना कम करना वो तो प्रोडक्शन की टीम की फिक्र है। हम तो फाइनेंस के लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि अभी इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है कि इन्वेंट्री कितने अरसे तक स्टोर में रखनी, यानी कितने अरसे की इन्वेंट्री संभाल के रखनी है, इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी से ताल्लुक नहीं है। डेटर्स को जल्दी पैसे लेने के लिए सख्ती बात करनी है, धमकियां देनी है, ऑफर्स करनी है, तो ये पब्लिक डीलिंग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है इसके अंदर कि हम प्रोडक्ट बेचें ताकि ज्यादा बिके, नहीं, वो ये बात नहीं है। डेटर्स के बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, कलेक्शन उनको क्रेडिट पीरियड थोड़ा अलाउ करें, अपनी कलेक्शन की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको टाइटन कर सकते हैं, जल्दी पैसे लेने के लिए सख्ती से बात कर सकते हैं, क्रेडिटर्स से नेगोशिएट करें कि वो हमें और क्रेडिट दे दें। अगला सेंटेंस, ऑल्सो मेंशन एनी 2 रिस्क्स। ये जो अभी अभी आपने बातें की हैं ये कर तो दी हैं, लेकिन ये देख लें कि सेफ है कि नहीं। तो अगर हम इन्वेंट्री लेवल कम करेंगे तो स्टॉक आउट के चांसेस बढ़ जाएंगे, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कम करेंगे, उनसे सख्ती से बात किया करेंगे, कस्टमर नाराज हो जाएंगे, हमारी मार्केट की रेपुटेशन डाउन होगी, सेल्स डाउन हो जाएंगी। क्रेडिटर से हम पैसे डिले करने की बात करेंगे, तो एक तो ये कि वो सप्लायर नाराज हो जाएंगे, दूसरा फिर हमें वो प्राइस ज्यादा चार्ज किया करें, तो ये रिस्क। तो इसके लिए रट्टा चट्टा कोई नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल ही था। हाँ जी, स्प्रिंग वाइस चलें जी। अब आप ऐसा करें, एक फाइनल का सवाल करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कैसे पता मैं कराने लगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 होगा अभी किताब में। हाँ जी, रियाज लिमिटेड वाला, बिल्कुल सही। रियाज लिमिटेड के नाम से एक सवाल है।
पढ़ लें। पुराने जोक ना मारे। करते हैं। ये वाला रहने देना, सिर्फ ये वाला, वो वाला। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं बात करूँ। ये जो भी सवाल किया है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट में ये रिक्वायरमेंट बी ऐसी ना होती, रिक्वायरमेंट बी में कहा होता कि हमारी एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 10 मिलियन, तो सीएफओ साहब बैंक से जाके लिमिट बढ़वाना चाह रहे हैं, तो आप ये बता दें कि उनको कितनी लिमिट बढ़वाने की बात करनी चाहिए। 2620 क्योंकि अगले साल वर्किंग कैपिटल हमें इतना चाहिए होगा, तो 10 की लिमिट तो ऑलरेडी है, तो हमें 26-20 और चाहिए होगा। जो एग्जिस्टिंग डाटा था उससे पहले नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट किया, वर्किंग कैपिटल निकाला, फिर पता चला कि हमें इतना चाहिए, लेकिन 10 तो ऑलरेडी है, तो इतना और चाहिए होगा। ये सवाल है, अगर पढ़ लिया है तो ये सवाल पूछा हुआ है कि अभी इस वक्त गुजरे हुए साल के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पता है, ताकि हमें वर्किंग कैपिटल नजर आए जो कि 3162 नजर आ रहा है, और अभी इस वक्त जितनी हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है वो बिल्कुल एंड तक पहुंची हुई है। मैनेजमेंट चाह रही है बैंक से बात करे और इस लिमिट को बढ़वाए। ये गुजरे हुए साल की कहानी। अगले साल के प्रोजेक्शंस में आपको पता चल रहा है कि सेल इतनी बढ़ेगी, कॉस्ट इतनी बढ़ेगी, और उसके अलावा हम लोग डेटर क्रेडिटर की पॉलिसीज में भी चेंज करना चाह रहे हैं। पूछा यह है कि बैंक से कितनी इंक्रीज की बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जी। कैसे ही हमें अगले साल की वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और फिर उससे देख के पता लगेगा कि कितना हमें और चाहिए। ये है सवाल की अप्रोच जी। आप क्या पूछे? है क्या पूरी कंपनी की लिमिट? अरे देखिए, हमने ना बैंक से रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है, पहले सेंटेंस में है ना रनिंग फाइनेंस, ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस एक ही बात है। तो बिजनेसेस रनिंग फाइनेंस या ओवरड्राफ्ट लेते हैं वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। ये पहले सेंटेंस में लिखा तो है, इट्स वर्किंग कैपिटल थ्रू रनिंग फाइनेंस। तो वर्किंग कैपिटल के लिए देखिए, शायद परसों तरसों की बात है, फाइनेंस के लोगों के एतबार से एसओएफपी होती है इस तरह से कि बिजनेस के पास ये एसेट्स हैं, इन एसेट्स को फाइनेंस किया जाता है दो सोर्सेस से, इक्विटी और डेट। बिल्कुल बेसिक सा तरीका यह है कि नॉन करंट एसेट्स को इक्विटी से फाइनेंस करते हैं और कुछ डेट से, लेकिन नॉन करंट डेट से, और जो वर्किंग कैपिटल है इसको शॉर्ट टर्म डेट से। ये बेसिक सा फार्मूला है, ऑल्दो ये पक्की बात नहीं है, कल परसों मतलब शायद मंगल की क्लास में आपको ये बात बताऊंगा कि इसके लिए भी मुख्तलिफ बुजुर्गों की अप्रोचेज हैं। तो एक सादी सी अप्रोच ये है कि नॉन करंट एसेट्स चूंकि इनसे पैसे कमाएंगे ओवर अ पीरियड, तो इनका फाइनेंस भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए और इसके लिए फाइनेंस भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए। तो कंपनी की पॉलिसी है कि इसके लिए वो रनिंग फाइनेंस यूज करते हैं। ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। नहीं नहीं नहीं, जब हम देखें, हमने ना बैलेंस शीट को अकाउंटेंट की नजर से नहीं देखना, हम देख रहे हैं फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये चलो दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने उस दिन की थी बातें। फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल में मेन करंट एसेट्स ये हो गए, और मेन करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, और कोई अलग पेबल है तो अदर पेबल है। इसमें फिलहाल ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिलहाल हमने करंट लायबिलिटी में नहीं लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारे पैसे फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि खरीद के रखी हुई है और रखनी पड़ती है, बिकते तो पैसे आते, लोगों तक उधार रखना पड़ता है। कैश सेल करते तो सेल्स थोड़ी होती, हमें रखना पड़ता है इतना पैसा जेब में ड्रॉर में रखना पड़ता है, नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये पैसा हमारा फंसा होता है, लेकिन इन्वेंट्री पे पैसा तो तब फंसा होता जब जेब से गया होता। इतना पैसा भी जेब से नहीं गया होगा, इसलिए ये माइनस कर लेते हैं। इसको कहते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये पैसा बिजनेस के पास कहां से आएगा? वो ओवरड्राफ्ट भी यूज कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकता है। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट नहीं है, रनिंग फाइनेंस के अलावा वाली करंट लायबिलिटीज। तो ये इस पहले पैराग्राफ का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए बिजनेस रनिंग फाइनेंस को यूज करता है। तभी इस टेबल में करंट लायबिलिटीज में रनिंग फाइनेंस लेस हुआ नजर आ रहा है? नहीं ना, हालांकि वो भी तो करंट लायबिलिटी है। तो ये अकाउंटेंट की नजर से नहीं, ये फाइनेंस मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रही। हाँ जी, इस सवाल की अप्रोच यही है जो भी किया है, ठीक है ना। तो अब सॉल्व कैसे करना है? हमने बजट ईयर के ये नए वाले डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री निकालनी है, उसको फिर एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस से कंपेयर करके देखना है कि कितना पैसा और अरेंज करना पड़ेगा। तो सेम स्प्रिंग 22 वाली ही अप्रोच लगाने लगा। अच्छा, इस चैप्टर के लिए ना एक नसीहत ये है कि जब हम कर रहे थे ना बजटिंग, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पिछले साल की बात है, तो उस बजटिंग को चूंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस से हुआ था, तो छोटी छोटी बारीकियों का भी ख्याल रखा जाता था। मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, पहले पुराना वाला हुआ होगा, अच्छा इतने पुराना पड़ा था, उसका ये रेट था, नए का ये रेट है। छोटी छोटी चीजों की बारीकियां थी। ये जो वर्किंग कैपिटल में फिगर्स इस्तेमाल हुई है ना, ये बस एवरेज है, यानी इसमें इतनी गहराई में नहीं उतारना अपने आप को कि ये क्लोजिंग है, नहीं ओपनिंग से ये इतना ज्यादा था, हम उस फार्मूले से रिवर्स चल के क्यों ना ओपनिंग ढूंढ लें। इतनी गहराई इस टॉपिक में नहीं। डेटर्स मतलब एवरेज डेटर्स, जो सबसे पहली दफा मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पता नहीं कौन सा होमवर्क दिया था जिसमें ईयर 1 2 3 थे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन फार्मूलों की प्रैक्टिस के लिए बना के दिया था, वरना आपको किसी सवाल में ये ओपनिंग क्लोजिंग की टेंशन नहीं मिलेगी। एवरेज ही हो रहा है सारा कुछ। वर्किंग कैपिटल में इतनी गहराई में नहीं जाने की जरूरत, ओपनिंग क्लोजिंग वाली डेटर क्रेडिटर सब एवरेज ही है बस। स्प्रिंग 22 जैसा ही है, तो इसलिए पहले मैं एग्जिस्टिंग डेटा लिख देता हूं। ये है जी आपकी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 5। पहले हम एग्जिस्टिंग डेटा, जैसे स्प्रिंग 22 था, बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल है। एग्जिस्टिंग यानी 2015, तो जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की फिगर्स हैं वो भी लिख लेते हैं। क्या क्या है? डेटर्स हैं रुपीज मिलियन, अच्छा स्प्रिंग 22 के पैटर्न पे है ना तो उस तरह भी सॉल्व कर देता हूं, और फिर पीछे जैसे हुआ हुआ है वो भी बता देता हूं। डेटर्स कितने? 1512, सुनी सी लग रही है फिगर। 1512 नहीं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 18, यार ये भी सुना था। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 1200, और मटेरियल के सप्लायर हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं 1080, और 360 अदर पेएबल्स हैं 3162। ये अभी एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल है। अगले साल में सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में चेंजेस हैं, जैसे स्प्रिंग 22 में बताई थी, तो उसके लिए हमें पहले एग्जिस्टिंग सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल भी निकालनी पड़ेगी। इसी में आगे चल रहा हूं, ये एग्जिस्टिंग की हेडिंग में ही से नीचे चल रहा हूं। सेल्स निकाल लेते हैं डेटर से 1512, 365 डिवाइडेड बाय 30। ये जो टेबल है इसके नीचे पहले जो पॉइंट 1 से 5 तक है ये अगले साल की प्रोजेक्शंस हैं, और जो उसके नीचे पॉइंट 1 से 4 तक है ये हमारी वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज है फ्रॉम टू। तो जो फ्रॉम है वो हमारी एग्जिस्टिंग है, तो डेटर्स ने फ्रॉम 30 टू 45 चले जाना है, तो एग्जिस्टिंग 30 है 18396। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से निकाल लेते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड का फार्मूला होता है फिनिश गुड्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। अगर हमें पीरियड से निकालना होता तो ऐसे निकालते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, तो इसमें फिनिश गुड्स के डेज की बजाय टर्नओवर दिया हुआ है, तो हमें टर्नओवर वाले फार्मूले से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़ेगी 1890 into 7।
13230। रॉ मटेरियल, इससे क्या निकलेगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल पीरियड है तो इससे यही वाला फार्मूला लगा के पीरियड वाला मटेरियल कंजम्पशन निकलेगी 1200 इनटू, और मटेरियल के एग्जिस्टिंग डेज है फ्रॉम 20 to 30, यानी 20 है अभी, तो 365 by 20, 21900। सप्लायर क्रेडिटर से क्या निकलेगा? मटेरियल परचेजेस, लेकिन हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्या गिवन नहीं? हमें क्रेडिटर्स के पीरियड कहां गिवन है? कहां दिया हुआ? जो पॉइंट 3 है ना, वो है डेटर्स का क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर्स। मटेरियल के सप्लायर्स के बारे में ये तो कहा है कि वो वही रहेगा, लेकिन वही क्या? तो हमें क्रेडिटर्स का पीरियड नहीं पता, इसलिए मटेरियल परचेजेस नहीं निकल सकती। क्या? कैसे? ये क्या है? एवरेज इन्वेंट्री है। ये एवरेज इन्वेंट्री है, वो मटेरियल कंजम्पशन है। तो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग एक, यानी एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है कि और एवरेज इतना ही होता था, तो फिर ओपनिंग भी इतना ही होता था, क्लोजिंग भी इतना ही होता था, तो इस कंजम्पशन को ही परचेजेस कह लेते हैं। इसीलिए तो ये कहा था कि अगर फार्मूले में परचेजेस नहीं तो कंजम्पशन से भी काम चल जाएगा, वो इसीलिए चल जाता है। तो इसलिए हम परचेजेस नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें क्रेडिटर्स का पीरियड नहीं पता। लेकिन अगले साल के क्रेडिटर्स निकालने के लिए पीरियड नहीं पता तो निकाल लेते हैं। देखिए, हमें ना अभी की चीजें निकालनी है ताकि रिवाइज्ड फिगर्स में पहुंच सकें। तो क्रेडिटर्स का पीरियड नहीं पता, निकाल लेते हैं। कैसे? क्रेडिटर्स पीरियड कैसे निकालें? एवरेज क्रेडिटर्स नहीं ना, 180 डिवाइडेड बाय परचेजेस नहीं है, मटेरियल कंज्यूम्ड 18 दिन। अच्छा जी, और यहां से क्या पता चल जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। तो जो अदर पेएबल्स आ रहे हैं उनसे हम अदर कॉस्ट्स निकाल सकते हैं, और अदर कॉस्ट्स में मटेरियल के अलावा बाकी सब है, पता बाकी सब है। ये क्या किया है? क्रेडिट पीरियड निकाला है। क्रेडिट पीरियड निकाला क्यों है? क्योंकि उसने कहा है क्रेडिटर पीरियड सेम रहेगा, तो फिर हमें अगले साल के क्रेडिटर्स भी तो निकालने पड़ेंगे ना, तो इसलिए क्रेडिटर्स पीरियड निकाला है। अदर कॉस्ट्स में लेबर ओवरहेड सब शामिल है, क्योंकि मटेरियल तो इधर है, तो फिर ये लेबर ओवरहेड सब शामिल है, तो इसको मैं अदर कॉस्ट्स कह देता हूं। तो अदर कॉस्ट निकाल लेते हैं 360। अभी इनके दिन कितने हैं? 15। अरे 365 over 15 जी 8760। ये अभी इस वक्त हमने एग्जिस्टिंग डेटर क्रेडिटर और सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह निकाली है। इनमें करेंगे चेंजेस, इनमें, और उन चेंज्ड फिगर से रिवाइज्ड ये निकालेंगे। ये अप्रोच है सवाल। यहां तक बता दें, कुछ चीज पूछनी है तो। अब हम लोग वो फिगर्स को रिवाइज करते हैं और उनसे नए करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज निकालते हैं। क्यों स्किप की है? क्योंकि उस फार्मूले में क्रेडिटर्स के पीरियड लिखते तो परचेजेस तक पहुंचते ना। क्रेडिटर पीरियड देखें, डेटर से हम सेल्स तक कैसे पहुंच गए? डेटर्स की अमाउंट पता थी और पीरियड पता था। क्रेडिटर्स की अमाउंट और क्रेडिटर्स का पीरियड पता होता तो परचेज तक पहुंचे, तो क्रेडिटर्स का पीरियड नहीं पता है तो तभी निकाला ना जब परचेजेस को इसके बराबर अज्यूम किया। अब चले इसको इधर कर लें, इसको उधर कर लें, तो 21,900 आ जाएगा है। वो उसको क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने 18 दिन निकाल तो लिए हैं, तो वो तभी निकाले ना जब मटेरियल परचेज को मटेरियल कंज्यूम्ड ही के बराबर अज्यूम किया है, तभी तो 18 दिन निकला है। आप 18 दिन को यहां रख लें तो आंसर 21,900 आ जाएगा। 18 दिन तो नहीं, यही कह रहा हूं ना कि 18 दिन निकालने के लिए हमने परचेजेस कंजम्पशन बराबर अज्यूम किए, तो अब 18 दिन निकल आए। अगर आपने दोबारा 18 दिन यूज करके परचेजेस निकाली है तो 21,900 ही निकलेंगी वो। नहीं जी जी, पूछना है कुछ? सर जी लिख दें, यानी पेपर की 21,900 ही आएगा, तो फिर ये अज्यूम करके 18 दिन निकालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमने अगले साल भी तो क्रेडिटर्स निकालने होंगे ना, तो उसका कोई तो लिंक होगा, तो अगले साल के क्रेडिटर्स निकालेंगे। देखें, इस चैप्टर में अभी तक जो 2-4 दिन सवाल किए हैं, इधर से उधर उधर से इधर ही आ रहे हैं हम। जो क्रेडिटर्स डेटर्स के फार्मूले हैं उन्हीं से हम लोग कभी क्रेडिटर्स डेटर से सेल परचेज तक जा रहे हैं, कभी सेल परचेज से डेटर क्रेडिटर तक आ रहे हैं। यही हो रहा है इस चैप्टर में, और यही है एग्जिस्टिंग। अब इनसे चलते हैं रिवाइज पे। अच्छा, इस सवाल में ना एक अजीब बात यह है, और वो अगर कोई और ना करे तो फिर कोई मसला भी नहीं है। सवाल वाले ने ना बस फिगर्स ऐसे ही बनाई हैं, वो सिर्फ कैलकुलेशंस चेक कर रहा था, तो उसने इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स से ज्यादा मटेरियल कॉस्ट, फिर मटेरियल कॉस्ट होगी, फिर लेबर होगी, फिर एफओएच होगा,
फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेगी। तो ये इससे कम कैसे हो सकती है? लेकिन खैर, हमने कौन सी सारी फिगर्स रिकंसाइल करके जवाब देना है किसी को? हमने तो इन फिगर्स से ऐसे और फिर ऐसे। सर ये भी कुछ स्टिकर बन जाएगा मुझे लगता है। हाँ जी, पेमेंट्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस हाँ जी, पेमेंट हाँ जी। पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस और उसके बाद ये लिखोगे पेज ऑल एक्सपेंसेस अदर और इनके बीच फर्क रखो। देखें, एक्सपेंसेस, अभी ये एक्सपेंसेस 15 दिन में पे करते हैं और अब उनको वो 5 दिन से बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अच्छा, तो आप इसमें कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स के भी 15 दिन है। अच्छा, एक बार इस साल को पूरा कर लेना, फिर अगर आप परचेजेस तक पहुंचेंगे ना, फिर रिवाइज कंजम्पशन में एक और अजीब सा फड्डा आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं कंजम्पशन में वॉल्यूम चेंज डाल दूंगा, परचेजेस कैसे निकालेंगे? तो इसलिए अभी आप इसको 18 दिन से पहले मैं नेक्स्ट ईयर कर दूं, फिर परचेजेस वाली बात भी कर दूंगा कि आप जो करना चाह रहे थे उससे क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं रिवाइज, बल्कि रिवाइज नहीं, बजट पे। तो हमें बजट के लिए ये सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सब चेंज करनी पड़ेंगी। पहले करते हैं सेल्स की बात। सेल्स में क्या फर्क पड़ेगा? 5% बढ़ जाएगा। 5% प्राइस बढ़ेगी और 20% वॉल्यूम बढ़ेगा। 23179 ये अगले साल की होगी। अरे बड़ी जल्दी कैलकुलेट करिए। 23179। अभी मैंने कहा था कि इसमें ना इतनी गहराई में नहीं उतरना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एवरेज ही देखा जा रहा होता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग सब बराबर है। अब जब ओपनिंग क्लोजिंग सब बराबर है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स ही को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मान सकते हैं, इसी तरह मटेरियल कंज्यूम्ड को ही परचेजेस मान सकते हैं। तो अगर मैं इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कह दूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के 3 टुकड़े हैं, और अब मुझे नई कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए तोड़ना पड़ेगा कि एक तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की महंगाई अलग है, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट पे वॉल्यूम चेंज नहीं लगना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के 3 टुकड़े कर लेते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के भी आगे मजीद 2 टुकड़े, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो पहले तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में तोड़ना है 5:3:2 की रेशियो में। ये पॉइंट नंबर पता नहीं किधर है, पॉइंट नंबर 5 में। तो 1:3:2:3 5/10, 1:3:2:3 3/10 और 1:3:2:3 2/10 और 1:3:2:3 2/10। अच्छा, मैं इस सवाल को पूरा कर लूं ना, तब तक जल्दी, हाँ तब तक जरा इस बात को रोक करके पूरा करके बिल्कुल देता हूं जवाब। हाँ जी, ये क्या किया भाई? ये इसको हमने 5:3:2 में तोड़ा है। क्या नहीं आ रहा? पॉइंट कहां से आ रहे हैं? ये पहले भी मिलियन ही है। ओ कोई बात नहीं यार, वो स्प्रिंग बाइस चल रहे हैं, तो वो ₹1000 ही चले जा रहे हैं। वो मिलियन है, मिलियन ठीक है, वो स्प्रिंग बाइस वाला 1000 चल रहा था। ये हमने किए 5, 3 और 2, और उसको भी 60-40। अच्छा, अब ना पिछले साल की फिगर, ये काम बजटिंग में भी किया है, और कॉस्ट क्योंकि आप इम्तियाजी नंबरों से पास करके आए, तो एक साल की टोटल फिगर से अगले साल की टोटल फिगर तक पहुंचना है, तो वेरिएबल चीजों के अंदर वॉल्यूम चेंज भी डालते हैं और महंगाई भी डालते हैं।
तो ये डल गई महंगाई, 1.03 और ये डल गया वॉल्यूम चेंज। 8732 5049 एक मिनट जी 2058 1143। तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी 16982 जी। 20% वेरिएबल बनती है बाकी सारे क्या क्या क्या? क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स 25 है और सेलिंग। अरे भाई अभी कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इसमें एडमिन सेलिंग कहां से आ गया? ये तो एफओएच है सिर्फ। कॉस्ट ऑफ सेल्स और अदर कॉस्ट, मटेरियल, अच्छा मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखें ये ना सिर्फ इस सवाल की एक इनकंसिस्टेंसी है कि इसकी फिगर्स इससे टैली नहीं कर रही होंगी, तो हमने कोई हिसाब किताब तो देना नहीं है, हमने रिस्पेक्टिव फिगर्स इस्तेमाल करनी है। तो ये हमने करना था, कर लिया, अब ये निकाल लेते हैं। क्योंकि अगर आप कहें कि मटेरियल ये निकल तो आया है, तो वो तो देखो 8000 निकला सिर्फ, कहां वो 21900। तो इसलिए हमने जिस आइटम से रिलेटेड जो आइटम निकाली थी हम उसको उसी फ्लो में चलाएंगे। ये सवाल की इनकंसिस्टेंसी है कि ये, और उसकी भी वजह आपको मैं बताता हूं कि सवाल एग्जामिनर ने जो बनाया था ना सोच के, वो मैं इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको पता लगा अच्छा ये एग्जामिनर ने सोचा था। तो उसने ये चीजें क्रॉस चेक ही नहीं की हुई थी। आपको ये तरीका सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं डायरेक्टली वो तरीका बता देता कि आप इसी फ्लो में चले। पिछला सवाल भी ऐसे ही है, आपके लेवल पे वर्किंग कैपिटल यही है, यही क्या, तो ये ऐसे ही है। अब उस पर जो हमने मटेरियल कंजम्पशन दोबारा निकालनी है, इसी के आगे चल रहा हूं। क्या करें जी 21900 को 1.1 और 90 और अदर कॉस्ट, उसको भी वेरिएबल और फिक्स में इसी वजह से तोड़ना पड़ेगा। तो अदर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच और ऑल अदर्स 8760, हाँ 8760, ये 8760 1:3, तो 1/4 करने से एफओएच बने। उस एफओएच में से 60% ये वेरिएबल एफओएच आ गए। इनको हमने महंगा भी कर देना है और 1.2 भी कर देना है, 1703। और इसमें से इनके अलावा बाकी सब फिक्स हैं, तो इनके अलावा के लिए 8760 इंटू 1/4 इंटू 60%, ये आ गया इनके अलावा बाकी। इसको सिर्फ महंगा करना है, 8042 9745। ये हमने रिवाइज्ड फिगर्स निकालनी ताकि इनसे अब रिवाइज्ड डेटर क्रेडिटर निकाल ले। क्या 8760 ये आ गया? इसमें से मैंने पहले वेरिएबल एफओएच निकाले जो कि 8760 1:3, ये एफओएच बने, वेरिएबल एफओएच आ गया, और यही चीज माइनस कर दी तो बाकी फिक्स्ड एफओएच भी आ गए, एडमिन सेलिंग भी आ गए। अब इन्हीं रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। डेटर्स तक जाना है। अब क्या दिन लगाने हैं? 23179 पे 45 डेज लगा लेंगे। टू 858। इसी तरह फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब रिवाइज्ड टर्न ओवर क्या होगा? 6। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स 16982 6 से डिवाइड कर लेते हैं। टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री इधर आ जाएगी, 6 इधर चला जाएगा, तो 6 से डिवाइड 2830। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इसको कितने दिनों पे लाना है? 30 पे। 28908 को 30 डेज पे लाना है। 2376। फिर क्या है? मटेरियल के सप्लायर्स, इनके वही 18 दिन ही रखने हैं, लेकिन अब 18 किस पे लगाऊं? 28908 इंटू 18/365।
1426 और अदर पेएबल्स को अब 15 से 20 पे ले जाना है, 5 दिन डिले करना है। तो इस 9745 को 20 पे लेके जाना है, 534 6104। ये रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल बैलेंस चाहिए होगा 2016 का। रिक्वायर्ड क्या था कि हम ओडी कितना बढ़ाएं, तो पहले चेक करें है कितना। नहीं 3162 नहीं है, 3162 95% ऑफ रनिंग फाइनेंस। तो 3162 को 95% से ग्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन 3162 ना रनिंग फाइनेंस की अमाउंट नहीं दी हुई, 3162 तो अभी का बैलेंस है, ये रनिंग फाइनेंस लिमिट का 95%। यस सर। 6104 ये वर्किंग कैपिटल हमारी नेक्स्ट ईयर की ये बैलेंस होगा। और एग्जिस्टिंग लिमिट और एफ की लिमिट 3162 को 95% से डिवाइड 3328। तो हमारा वर्किंग कैपिटल इतना होगा, लिमिट इतनी है, तो हमें लिमिट बढ़ाने के लिए 2776 ये हमें इंक्रीज रिक्वायर्ड होगी। ये सवाल की रिक्वायरमेंट। यस सर। रनिंग फाइनेंस लिमिट 5828 ये फिगर ठीक कैलकुलेट किया, क्योंकि थोड़ा सा फर्क है इसमें। सही है। ये कैलकुलेशन ठीक है। यस सर। कल 981 स्प्रिंग बाइस वाली अप्रोच बिल्कुल मैंने फॉलो करके दिखाई है। अब आपको मैं इसका सिर्फ, अगर आप इसको समझ सके तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। जो बात अब बताने लगा हूं उसकी बात कर रहा हूं। फ्री हो रहे हैं ज्यादा। क्या चीज? 18 डेज का लगा था वो 18 डेज लगा दिया ना। और ये अदर 15 को 5 बढ़ाया है, लास्ट पॉइंट। अदर एक्सपेंसेस को हम 5 डिले करेंगे, अभी 15 है तो उसको 20 पे ले जाएंगे। फ्लैट्स को भी तो 20 पे लेके नहीं ना, लिखा तो है अनचेंज रहेगा। तो 15 पे 18 है ना। अब वो ये नहीं है ना कि लास्ट टाइम उससे ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा अगर 18 है तो फिर 18 रखना ठीक है, और अगर 15 मानना है तो 15 रखना ठीक है। ये कह रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है। हाँ भाई इसमें बताएं कुछ सवाल एतराज। अच्छा जिनको सुनने में भी इंटरेस्ट ना हो वो भी बस थोड़ा सा सफर करके एक बार बाकियों को सुनने दें, फिर छुट्टी। जिन्होंने नहीं भी सुनना वो भी खामोशी से बैठे रहें। यस सर। यहां तक जो कैलकुलेशन की उसमें इसके अलावा कि हमने ऐसे क्यों नहीं किया वैसे क्यों नहीं किया, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड पूछना है तो पूछें। नोटेड। अच्छा इसमें ना जो सवाल वाले ने अपनी तरफ से सवाल जो सोच के बनाया था और उसके सोल्यूशन से पता लगा कि उसके जज्बात क्या थे, तो इसी वजह से उसने ना ये डाटा चेक किया नहीं था। तो मैं इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन भी बता रहा हूं एमी नॉलेज के लिए, अगर आपको काम का लगे तो हो सकता है। अब जैसे देखें ये सवाल बीएफडी का था, इसी को बहुत हल्का करके ये सवाल स्प्रिंग बाइस पूछा हुआ। फिर मैंने आपको एक सवाल कराना मंडे को बीएफडी का, सेम सवाल थोड़ी सी फिगर्स बना के 23 में एमएफए में पूछा हुआ। तो इसलिए हो सकता है एग्जामिनर एमएफए भी इसी जज्बात से सवाल बना ले। तो इसलिए आपको एक अल्टरनेटिव तरीका भी बता रहा हूं, अगर काम का लगे तो ठीक है, नहीं तो जो ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल यही करें आप। बताऊं कि रहने दें? आधा बीएफपी का डेटर्स का ताल्लुक सेल से है। पिछले साल के डेटर्स 1512 थे, पिछले साल के डेटर्स इतने थे। अच्छा मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये चीज लगे कि ये तो पुराने कॉन्सेप्ट खराब कर रहा है तो इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर कर देना। 1512 पिछले साल के डेटर्स थे। सेल्स बढ़ेंगी तो डेटर्स भी बढ़ेंगे, यस सर। क्योंकि डेटर्स तो 30 दिन में पैसे देते थे। सेल ज्यादा होंगी तो डेटर्स का टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा, और सेल प्राइस महंगी होगी तो डेटर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस पे भी हम लोग 1.05 और 1.2 लगा देंगे। लेकिन ये डेटर्स पहले 30 पे थे, अब इनको 45 पे लाना है। क्या करूं? ना 365 यस सर। यस बिल्कुल डन सर। पहले 28 अच्छा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बाद में करता हूं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री
पिछले साल कितना था? 1200। अगर हम मटेरियल कंजम्पशन के 15 दिन के बराबर रखते थे, 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बराबर रखते थे, तो मटेरियल महंगा होगा तो मटेरियल इन्वेंट्री की अमाउंट भी तो महंगी होगी। 1.1। और मटेरियल की कंजम्पशन ज्यादा होगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इन्वेंट्री चूंकि उसी के 20 दिन है तो वो 1.2 इसमें भी आएगा। और ये 20 दिन पे है, 30 दिन पे ले जाना है। नहीं, पहले इसलिए नहीं बताया कि जिस फ्लो में चल रहे हैं वो फ्लो तो पक्का करे ना। बिल्कुल मिलेंगे। मतलब इसमें ये जो हमने पुरानी वैल्यू, मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको इससे क्रॉस अप किया, एक फिगर निकाली, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक और फिगर निकाली, फिर उसको 45/365 किया, वो सारा कुछ ब्रैकेट में कर दिया। रॉ मटेरियल सप्लायर यानी क्रेडिटर पहले कितना था? 1080। मटेरियल का सप्लायर है तो मटेरियल महंगा होगा तो ये भी महंगा होगा। और मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ना है, परचेजेस भी बढ़नी है, और है ये वही 18 दिन या 15 या 15 या 18 जो भी है, उतने ही दिन रहने हैं, तो मटेरियल कंजम्पशन बढ़ेगी तो परचेज भी बढ़ेगी। इनटू 1.2 1426। यस सर। अदर कॉस्ट के पेएबल को वेरिएबल फिक्स में इस वजह से तोड़ना पड़ेगा, इसकी वजह से, क्योंकि फिक्स में तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं आना, तो उसको फिक्स वेरिएबल में तोड़ना पड़ेगा। और वो हम इस 360 को भी तोड़ सकते हैं, यानी पूरी अमाउंट को जो 1:3 में तोड़ा था तो 360 भी 1:3 में टूटेगी। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, इसमें 1.2 तो डालेंगे, 1.05 डालेंगे, 1.08 डालेंगे, 1.1 डालेंगे। फिनिश गुड्स में तो मटेरियल भी है और लेबर भी है और ओवरहेड भी है, उनका वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। तो मटेरियल का 10% है और इसका वेट इतना है, लेबर का 6% है, इसका वेट इतना है, और ओवरहेड का 8% है, इसका वेट इतना है। तो इसका वेटेड एवरेज लेके यहाँ इन्फ्लेशन डालेंगे, 1.2 करेंगे और 6 और 7 करेंगे, तो ये फिगर आ गया। तो पीछे जो सोल्यूशन है वो ये वाला। तो एग्जामिनर ने चूंकि अपने तौर पे यही चीजें सोची थी, तो जब उसने टोटल ही नहीं निकाले तो उसने इस बात पे भी गौर नहीं किया कि मटेरियल कंजम्पशन कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है, और परचेजेस कितनी आ रही है, और कंजम्पशन कितना आ रहा है। वो उसने इसी पैटर्न पे सोच के बस सवाल बनाया। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एमी मजे के लिए चीज बताई है, फॉलो आप वो प्रोसीजर करें। ठीक है, चले, ठीक है, अल्लाह।